हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 5 तक हर एक सेक्शन और हर एक चीज पढ़ ली थी। अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसके 3 पार्ट है, जिसमें समन्स दिए गए हैं, सेकंड में वारंट है, और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो हम इस वीडियो में ये समन्स और वारंट वाला पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट और चैप्टर 7 का जो चैप्टर 7 है उसमें जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से हम 2 पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और हम समझना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ समन सेक्शन 63 में दिया गया है। समन जो होता है वो 2 तरीके में सर्व होता है, बाय इन राइटिंग, ठीक है, जो कि कोर्ट का जो ऑफिसर होता है, जिस भी कोर्ट ने उसको इशू किया है वो साइन करता है। दूसरा बाय थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसमें कोर्ट की इमेज सील होती है और या फिर उसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर का। अब हम आते हैं सेक्शन 64 में। हाउ समन्स आर सर्व। समन्स जो होते हैं वो 3 तरह से सर्व होते हैं। साइन में बताती थी मैं, या तो पुलिस ऑफिसर देके आता है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो होता है उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है और उसमें सारा नेम, एड्रेस और जो भी डिटेल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में प्रोवाइडेड है वो सब उसको वहां पे मेंशन करनी होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है। क्लॉज 2 यही कहता है पर्सनली भी समन डिलीवरिंग। हाँ, ये सर्व जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स प्रोवाइड किए हैं। थर्ड जो होता है ये हम एक सर्विंग ऑफिसर वो उसको सर्व करता है। एवरी पर्सन ऑन अ समन इज सर्व पर्सनली शैल इज सो रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर। तो वो क्या होता है, जब भी सर्विंग ऑफिसर जब भी समन्स को दे के आता है तो वो एक रिसिप्ट पे साइन कराता है, और जो डुप्लीकेट होती है कॉपी की, समन कॉपी की, उसके पीछे भी जिसको समन उसने दिया है देने गया है वो उसके सिग्नेचर कराता है। 3 तरह हो, या तो पुलिस वाला या फिर इलेक्ट्रॉनिकल या फिर सर्विंग ऑफिसर। अब हम आते हैं सेक्शन 65 में। सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉर्म्स एंड सोसाइटीज। अब कॉर्पोरेट बॉडीज, फॉर्म्स और सोसाइटीज में समन्स जो होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। अब ये कहता है कि जब भी किसी कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन में समन देना होता है तो वो किसको दिया जाता है? डायरेक्टर को दिया जाता है, मैनेजर को दिया जाता है, उसके सेक्रेटरी या फिर ऑफिसर, किसी भी कंपनी के ऑफिसर या फिर कॉर्पोरेशन, ठीक है, या तो डायरेक्ट इन लोगों को दिया जाता है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस के द्वारा लेटर भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? लेटर। किसको? इन्हीं सब लोगों को लेटर भेजा जाता है, किसी को भी, कि ऐसे ऐसे कंपनी के। और जैसे ही नॉर्मल कोर्स जो होता है एक लेटर के पहुंचने का वो 3 दिन होता है। जैसे ही वो 3 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो जो ऑफिस के वो जो समन है वो डिलीवर हो चुका है। अब हम क्लॉज 2 में आते हैं। सर्विस ऑफ समन ऑन अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल मे बी effected by serving it on any partner of such firm or association, or by letter sent by the registered post address to such partner, in which case the service shall be deemed to have affected which the letter would arrive in ordinary course of post। जैसे कि अब जो कंपनीज है या फिर कोई एसोसिएशन फॉर्म वो किसी पार्टनर की उसमें है, किन्हीं पार्टनर्स की उसमें है या फिर किसी इंडिविजुअल की है, तो उस केस में लेटर भेजा जाता है किसी भी पार्टनर को, और उसको भी मान लिया जाता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स जो होता है लेटर के अराइव होने का वो 3 दिन होता है, कि 3 दिन अगर हो गए तो हाँ वो जो हमारा समन है वो हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 66 पे। समन्स व्हेन पर्सन समन्स कैन नॉट बी फाउंड। अब जब सर्विंग ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर वाला द्वारा जब समन देने गए और वो व्यक्ति ही नहीं मिला जिसको समन देना है, उस
स्थिति में, उस हालात में क्या होता है। तो इस सेक्शन के हिसाब से कि जब भी समन जिस व्यक्ति को देने गए और वो अगर नहीं मिला तो उस केस में क्या होता है, या तो वो उसके लिए डुप्लीकेट छोड़ जाएगा उस समन का, या फिर घर के किसी बड़े मेंबर जो उसके साथ रह रहा है उसको दे देगा। और एंड द पर्सन विद हुम द समन इज सो लेफ्ट, वो जो और जिसके लिए वो पर्सन जैसे किसी बड़े को दे दिया और वो बोलेगा इस व्यक्ति के लिए ये समन आया है, और ये समन उस व्यक्ति के लिए वो छोड़ के गया है। और जो सर्विंग ऑफिसर है वो डुप्लीकेट के पीछे इन्हीं एडल्ट का या फिर किसी भी जो उसके घर में रह रहा है रिसाइडिंग व्यक्ति, उसके सिग्नेचर भी उस समन की डुप्लीकेट के पीछे वो साइन करा सकता है। इसका ये कहता है सर्वेंट जो भी होगा नौकर घर का, वो घर का मेंबर नहीं माना जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि घर का जो सर्वेंट होगा वो फैमिली मेंबर में नौकर काउंट नहीं होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 67 में, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब सेक्शन 67 कहता है कि वो हालात जिनमें जो सर्विस है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, उन हालात सेक्शन 67 ये कहता है, सेक्शन 67 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब सेक्शन 64, 65, 66 के अंदर जो समन को देने की प्रक्रिया है वो नहीं पूरी हो पा रही है। अब उस हालातों में वो सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, तो सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, घर के जो डुप्लीकेट होगी समन की उसको किसी कॉन्स्पिशियस ऑफ द हाउस, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, और जहाँ पे वो पर्सन रहता है उसके किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट में उसको चिपका देगा। फिर उसको कोर्ट को बताएगा, फिर कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करेगी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, और उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि जो समन है वो ड्यूली सर्व्ड हो गया है, और एक फ्रेश सर्विस ऑफ समन का भी वो कर सकता है। जब उसने वो घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस में चिपका दिया, फिर उसने आके बता दिया कि कोर्ट को कि ऐसे ऐसे हमने चिपका दिया है, तो उस केस में या तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ जो समन है वो ड्यूली सर्व्ड हो गया है, या फिर वो एक फ्रेश समन का एक ऑर्डर इशू कर देगी जैसे भी कोर्ट को सही लगता है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को समन्स कैसे दिया जाता है, ये तो हमने नॉर्मल व्यक्तियों का पढ़ा। अब हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बढ़ते हैं सेक्शन 68 में। अब गवर्नमेंट सर्वेंट के उस केस में जो व्यक्ति गवर्नमेंट का अधिकारी है, काम कर रहा है, उस केस में ये होगा कि वो नॉर्मली जिसकी समन सर्व होता है वो तो होगा ही होगा, पर अब एक डुप्लीकेट जो है वो हेड ऑफिस को भी, जिस पोस्ट पे है उसका हेड ऑफिस में भी भेज दी जाएगी, और जो हेड ऑफ होगा उसकी ड्यूटी बनती है कि और उस हेड की ड्यूटी बनती है सेक्शन 68 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, कि कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को अब समन दिया जाता है। तो क्या होगा इस केस में, जो उस व्यक्ति का हेड है उस हेड ऑफिस में वो समन दिया जाएगा, अब उस हेड की डुप्लीकेट भेजा जाएगा, और अब उस हेड की जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति तक उस समन को पूरा कराए जैसे कि सेक्शन 64 के अंदर बताया गया है, फिर वो उस कोर्ट को वापस कर दे उसके सिग्नेचर के साथ जो भी रिक्वायर्ड है सेक्शन में, और ऐसा जो सिग्नेचर होगा एविडेंस का कि हाँ वो जो समन है वो सर्व हो चुका है उस व्यक्ति तक। सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, अब लोकल लिमिट्स के बाहर कैसे समन किया जा सकता है। अब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है किसी जो उसके बाहर का जुरिस्डिक्शन है उसके केस में उसको समन भेजना है, तो वो एक डुप्लीकेट उस समन की उस जिसके जुरिस्डिक्शन में वो जिस भी मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो आता है एरिया, उसको एक डुप्लीकेट भेज देगा जहाँ पे भी वो समन इशू होना देना है और जहाँ पे भी वो व्यक्ति जिसको समन दिया गया है वो रहता है। प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट। अब जहाँ पे सर्विंग ऑफिसर जब मजिस्ट्रेट जो होता है समन इशू करती है कोर्ट आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन, और जो सर्विंग ऑफिसर होता है वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है,
तो जो एफिडेविट ही एक ऐसा एक एडमिसिबल एविडेंस होता है जो कि मान लिया जाता है कि जो समन है वो सब हो गया है और जितने भी वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है और कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि पहले तो कंप्लेंट्स जब होती थी उसमें एफिडेविट नहीं लगता था, बट अब नए बीएनएसएस के हिसाब से अब एफिडेविट हर एक कंप्लेंट के पीछे जरूरी हो गया है एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो इसमें भी यही है, अगर सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं होगा और आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन तो एफिडेविट के थ्रू ये मान लिया जाएगा कि एविडेंस मान लिया जाएगा कि हाँ जो समन है वो सर्व्ड हो गया है और वो सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड है। और ये जो एफिडेविट इस सेक्शन में बात की गई है क्लॉज 2 ये कहता है वो अटैच होगा डुप्लीकेट ऑफ दी समन और जो कि रिटर्न होगा टू द कोर्ट में। क्लॉज 3 कहता है जो कि समन जो कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भेजे गए हैं अंडर सेक्शन 64 से लेके 71 तक वो भी शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड, वो भी मान लिए जाएंगे कि वो ड्यूली सर्व्ड हो गया और उन कॉपीज ऑफ समन्स की वो अटेस्टेड होगी और वो एज अ प्रूफ होगा कि सर्विस ऑफ द समन्स। सीधी सीधी बात इतनी थी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा समन्स भेजे गए हैं वो भी उनकी जो कॉपी होगी उन समन्स की वो भी उसके साथ अटैच होगी और कोर्ट में प्रूफ एज अ प्रूफ के थ्रू मानी जाएगी कि हाँ ये जो समन्स है ये थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्व हो गए हैं। सेक्शन 71 सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस। अब विटनेसेस को कैसे समन दिया जाता है। अब क्या होता है जितने भी ऊपर के सेक्शंस हैं अब वो इसके उस पर नहीं लगते हैं विटनेसेस में। अब विटनेसेस में कोर्ट क्या करती है इस केस में, या तो वो डायरेक्ट या तो वो इशू जब भी उसको इशू करना होता है विटनेसेस को समन, तो या तो उसकी एक डायरेक्ट कॉपी विटनेसेस को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर पोस्ट एड्रेस के द्वारा भेजती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे वो अपना काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करती है। हाँ, और कोर्ट के ऊपर है कि वो भेज भी सकती है। मे यहाँ पे जो मे का मतलब है ये कहता है नॉट मैंडेटरी नहीं है कि भेजना ही भेजना है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि उसको विटनेसेस को समन भेजना है या नहीं है। ये मे जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मे। अब क्लॉज 2 में ये कहता है जब भी कोई विटनेस रिफ्यूज कर देता है कि वो डिलीवरी ऑफ समन लेने से और जो प्रूफ होता है कि हाँ वो जो समन है वो अंडर सबसेक्शन 7 सेक्शन अंडर सेक्शन 70 क्लॉज 3 के अंदर ही हमारे पास प्रूफ होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली वो जो भी समन है या फिर थ्रू लेटर कुछ भी जो कि समन सर्व्ड हो गए हैं, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो दोबारा भेजे उनको समन्स को या फिर वो मान ले कि हाँ समन सर्व्ड हो गया, वो आगे की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करें। अब यहाँ तक तो हमने पार्ट ए पढ़ा था समन्स का। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप एक बार मेरे से कमेंट सेक्शन में अपने जो डाउट्स हैं उनको आप बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं आपको आगे का बता दूंगी। एंड प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे, वारंट ऑफ अरेस्ट। अब वारंट्स कैसे भेजे जाते हैं, अरेस्ट वारंट। अब मैं ये तो हमें पता है कि हाँ कब कब कौन कौन से केसेस में वारंट भेजे जाता है, कौन कौन से केसेस में नहीं होता है। वारंट ऑफ अरेस्ट होता कैसे है और इसका ड्यूरेशन कैसा होता है, कितने टाइप का फॉर्म क्या क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 72 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। इन हम जो वारंट होता है वो हमेशा राइटिंग में ही इशू होता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो कोर्ट की सील दिया करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जज, जिसके मैटर में वो जिसके जुरिसडिक्शन में वो केस है। ठीक है, अब ये जब तक इसकी ड्यूरेशन होती है, जब तक ये माना नहीं जाता कि जब तक उसको कोर्ट ही कैंसिल ना कर दे या फिर वो पूरा हो जाए। अगर वो एक बार पूरा हो गया तो भी वो मान लिया जाएगा कि वारंट सर्व हो गया, और अगर जब तक कोर्ट कैंसिल नहीं करेगी तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जो है वो निकला ही रहेगा। सेक्शन 73 पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। हाँ, अब सेक्शन 73 कहता है पावर टू टेक श्योरिटी टू बी डायरेक्ट श्योरिटी टू बी टेकन। जब एक पर्सन के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट इशू हुआ, या तो वो आके कह दे कि वो पर्सन जो है वो बेल बॉन्ड विद सफिशिएंट सिक्योरिटी श्योरिटीज के साथ पूरा कर दे, वो बोल दे कि हाँ हाँ
मैं बेल बॉन्ड में एग्री करता हूँ और मैं जब जब कोर्ट मुझे बुलाएगी तब तक मैं आऊंगा, वो सारी जितनी भी बेल बॉन्ड की वो जो सब चीजें होती हैं वो पूरी कर दे, उसकी श्योरिटी प्रॉपर हो जाए, तब तब उसको कस्टडी से हम उस टाइम पे रिलीज कर देते हैं, जिसको हम बेल में रिलीज करना बोलते हैं, रिलीज फ्रॉम बेल, इसका ही यही मतलब होता है। ठीक है, अब क्लॉज 2 ये कहता है एंडोर्समेंट शैल स्टेट, अब जो उसने उसको जो बेल मिली अब उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, नंबर ऑफ श्योरिटीज, कितनी नंबर ऑफ श्योरिटीज दी, अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रेस्पेक्टिवली बाउंड, कितना अमाउंट उस पर्सन से हमने उस व्यक्ति से लिया जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, और वो उस अमाउंट को देने के लिए बाध्य है, मतलब जिम्मेदार है, उसको अमाउंट जो है वो देना ही पड़ेगा। थर्ड ये कहता है द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, बेल में जब भी बेल में इशू होता है तो उसमें लिखा जाता है कि कब उसको कोर्ट के सामने नेक्स्ट में साबित होना है, पेश होना है, तो उसमें ये भी लिखा होता है। क्लॉज ये कहता है वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू हुम वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट, जो भी ऑफिसर जो है वो सिक्योरिटी ले रहा है और जिसने वारंट इशू किया है और डायरेक्ट किया है, तो वो जो बॉन्ड है वो कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 74 पे, वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड। अब वारंट्स को कौन, किसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कौन कराएगा पूरा, कौन उसको पूरा करेगा, तो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो एक से ज्यादा पुलिस वाले भी कर सकते हैं, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन उस वारंट का होना जरूरी है बट उस समय कोई भी पुलिस द्वारा इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को भी उस वारंट को या फिर पर्सन को उसकी वारंट को इशू कराने के लिए भी बोल सकता है उसी वक्त। जब वारंट जो होता है वो ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स द्वारा या फिर ज्यादा पर्सनों द्वारा वो होता है एग्जीक्यूट, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ मोर ऑफ देम। जैसे कि दो पुलिस वालों को बोल दिया, ठीक है, कि तुम इस पर्सन के खिलाफ वारंट पूरा करा के एग्जीक्यूट करा के लाओ, तो वो एक भी पूरा करा सकता है और वो दोनों जाएं तो वो दोनों भी करा सकते हैं, या फिर इन दोनों में से एक वही एक भी पूरा करा सकता है, बात तो वही मानी जाएगी और वारंट को एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। सेक्शन 75, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जो वारंट है वो दिया जा सकता है। सीजीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट वारंट टू एनी पर्सन, किसके पास होती है पावर, इन दोनों के पास, किसके पास होती है, इन दोनों के पास, ये किसी को भी वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं अंदर अपने लोकल जुरिडिक्शन के अंदर, में डायरेक्ट द वारंट टू एनी पर्सन उनके विद इन लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट फॉर ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, किसको कर सकते हैं, एस्केप्ड कन्विक्ट, प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर और कोई भी पर्सन जो कि किसी नॉन अवेलेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज है और वो अरेस्ट से बच रहा है। क्लॉज 2 ये कहता है सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ अ वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट it if the person for whose arrest it was issued or enters on any land or other property under his charge, जिस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दी गई है कि उसको वारंट पूरा एग्जीक्यूट कराना है और उसको वो पूरा कराना है, और वो जो व्यक्ति है वो कहीं भी किसी भी लैंड या फिर किसी प्रॉपर्टी में उस वारंट को इशू कराने के लिए घुस सकता है। क्लॉज 3 फिर इतनी सी बात कहता है कि जब वो जिसके खिलाफ वारंट वो हुआ है इशू वो अरेस्ट हो जाता है, तो उस केस में वो सबसे पहले वो जो वारंट होगा वो सबसे पहले उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा और फिर उसको मजिस्ट्रेट जो कि वो जो पुलिस वाला है, पहले तो वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके गया, अब इस पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट लेके जाए जिसके अंदर ये जो केस है जिसके जुरिडिक्शन में वो केस आता है
जब तक उसकी श्योरिटी अंडर सेक्शन 73 नहीं ली गई। अगर एक बार श्योरिटी ले लेते हैं तो उसको बेल पे छोड़ देते हैं, बट अगर उसकी वो श्योरिटी वगैरह नहीं दे सकता है, बेल बॉन्ड नहीं पूरा कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास वो लेके जाएंगे जिसके जुरिडिक्शन में ये केस आता है। सेक्शन 73 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। वारंट जो है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करने के लिए बोला जा सकता है। ये तो सब छोटी छोटी सी चीजें हैं। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट कि जब भी कोई व्यक्ति को या फिर पुलिस वाला या फिर कोई और व्यक्ति जिसको बोला गया है वारंट को पूरा करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है उसको बताएगा कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ वारंट निकला है और आपको ऐसे ऐसे करना है, अरेस्ट होना है। सेक्शन 78 पर्सन अरेस्टेड टू बी बॉट बिफोर कोर्ट विदाउट एनी डिले। जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसको विदाउट एनी अननेसेसरी डिले के कोर्ट के सामने उसको लाया जाएगा। बस इसमें ये कहा गया है कि अगर वो ये बेल बॉन्ड दे देता है, उसको बेल मिल जाती है, हाँ, तो उसको जरूरत नहीं होती कोर्ट के सामने लाने की, बट हाँ उसको लाना ही पड़ता है और 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसकी जहाँ से अरेस्ट हुआ है उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट के अंदर लाना ही होता है। उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति को बेल मिलनी है या नहीं मिलनी। एक बार तो आपको कोर्ट के सामने अगर आप अरेस्ट हुए हो तो आपको आना ही पड़ता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है। ये जो मैंने अभी ऊपर गलत बोल दिया था कि थोड़ा सब कि नहीं आना पड़ता, सेक्शन 73 के अंदर नहीं आना पड़ता है। सेक्शन 78 के अंदर एक बार आपको मजिस्ट्रेट के सामने, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, ये तो छोटा सा सेक्शन है, कहीं भी एनी प्लेस इन इंडिया जो वारंट है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 80 में, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिडिक्शन। अब आपको सेक्शन 80 और 81 में एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ फॉरवर्डेड लिख रहा है और सेक्शन 81 में डायरेक्टेड लिख रहा है। डायरेक्टेड और फॉरवर्डेड में फर्क है। फॉरवर्ड मतलब हम दूसरे जुरिडिक्शन के पुलिस ऑफिसर्स को बोल रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको कॉपी भेज रहे हैं वारंट की कि आप उसको पूरा कराओ, आप अपने पुलिस वाले भेजो जो भी आपकी जुरिडिक्शन में है और वो पूरा कराओ। तो जब हम सेक्शन 81 पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों सेक्शनों में डिफरेंस क्या है, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम फॉरवर्डेड बताते हैं, जो हम आउटसाइड जिसके बाहर जब वारंट होता है एग्जीक्यूट पूरा कराना होता है, तब हम जो आउटसाइड लोकल जुरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, जिस भी जुरिडिक्शन में आता है। यही हमने समन्स के केस में भी पढ़ा था सेक्शन 69 में। अब इसमें वो जो है ये जो कोर्ट है जिसकी जुरिडिक्शन में वो आता है, वो फॉरवर्ड कर देगा पुलिस ऑफिसर को, डायरेक्ट कर देगा कि आप ऐसे ऐसे कराओ, और वो उसको पोस्ट के थ्रू भी फॉरवर्ड कर सकता है या फिर वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी, जिनके भी लोकल जुरिडिक्शन में वो एग्जीक्यूटिव होना है, वो उनको भी एक जो है वो कॉपी भेज सकते हैं। अब सेक्शन क्लॉज 2 से वित्ता से ये कहता है कि जहाँ की उस पूरी इंफॉर्मेशन जो कि पर्सन अरेस्टेड होना है उस सब की पूरी इंफॉर्मेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। फिर वो जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है सारे तथ्यों को देखते हुए और सेक्शन 83 को देखते हुए कि क्या उस पर्सन को बेल मिलनी चाहिए या फिर नहीं बेल मिलनी चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन 81 में, फॉर वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिडिक्शन। जब एक वारंट, क्लॉज 1 ये कहता है जब भी एक वारंट जो कि डायरेक्टेड होता है पुलिस ऑफिसर, अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट जो होती है वो बोलती है एक अपने ही लोकल जुरिडिक्शन के पुलिस ऑफिसर को कि आप दूसरे जुरिडिक्शन में जाके, बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन, आप जाके इस वारंट को पूरा कराओ। और इसमें जो दूसरे जुरिडिक्शन का जो मजिस्ट्रेट होता है वो एक अपने पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है कि आप पूरा कराओ। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको डिफरेंस, ठीक है। मैं कहाँ चल रही थी, हाँ, व्हेन द वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन of the court issuing the same,
he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or to police officer not below the rank of in charge of a police station within the local limits whose within the local limits of jurisdiction is to be executed. अब इस केस में क्या होता है, तो वो जो पुलिस वाला होता है जिसको दूसरे जुरिस्डिक्शन में इशू कराने को एग्जीक्यूट कराने को बोला है, तो वो जो उस दूसरे जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर की नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज की वो उसकी हेल्प ले सकता है, वो उसको बोल सकता है कि आप भी मेरे साथ वारंट को इशू कराने में पूरी मदद करिए, हेल्प करिए। सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट को भी बोल सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी, कि आप मदद कीजिए। तो या तो मजिस्ट्रेट ही खुद ही अपना एक ऑफिसर बताएगा या फिर वो किसी इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को भी बोल सकता है। तो वो जो मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर वो अपना नाम और ऐसा एंडोर्समेंट जो कि सफिशिएंट है अथॉरिटी की, जो कि सफिशिएंट है कि हाँ पुलिस ऑफिसर द्वारा जिसको वो पूरा कराना है, तो वो असिस्ट कर सकता है उस पर्सन को, यही मैंने ऊपर समझा, वारंट को इशू कराने में अपना पूरा इंफॉर्मेशन देने के बाद। थर्ड ये कहता है वेन एवर देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट डिले occasioned by obtaining the endorsement of a magistrate or police officer within the local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution. The officer to whom it is directed may execute the same without any endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court issue. वो जो पुलिस वाला जिसको अब वो कराने को बोला है एग्जीक्यूट वारंट आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन, अब उसको ऐसा लगता है कि एक रीजन टू बिलीव होता है कि डिले हो जाएगा उनको बताने में, मजिस्ट्रेट को बताने में या फिर पुलिस वाले को, फिर बाद में जो दिक्कत आएगी वारंट को इशू कराने में, तो वो उनको ना भी बताए वो अपना जो काम है वो पूरा कर सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 82 में, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom वारंट इज इशूड। अब प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या होता है, जिसके खिलाफ जिस व्यक्ति के खिलाफ जो वारंट है वो इशू हुआ है। जब जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट होता है और इशूड होता है, और जो पर्सन अरेस्टेड होता है आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, unless the court which issued the warrant is within the 30 kilometers of the place of arrest or nearer than the executive magistrate or DSP or commissioner of police within the local jurisdiction of arrest, इसके हुआ है, और unless the surety is taken under 73 to be taken magistrate, हाँ अगर वो आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट होता है और जहाँ पे वो पर्सन जो कि अरेस्ट हुआ है वो 30 किलोमीटर के भीतर है प्लेस की, अरेस्ट प्लेस जो है विद इन द 13 किलोमीटर्स है डिस्ट्रिक्ट के, और वो नियरर है टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ प्लेस और इनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में आता है और अरेस्ट हुआ है, और तो वो मजिस्ट्रेट के पास या फिर डीएसपी के पास या फिर कमिश्नर के पास लेके जाएगा जब तक, अगर एक बार सेक्शन 73 के अंदर से सिक्योरिटी मिल गई तो कोई जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं मिली है तो उनको इनके पास लेके जाएगा। अब सेक्शन क्लॉज 2 ये कहता है ऑन द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 द पुलिस ऑफिसर द फोर्थ वे gave the information regarding such person, such arrest and the place where the arrested person is being held to the designated police officer in the district and to such officer of another district where the arrested person resides normally. अब जिसने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिस भी पुलिस वाले ने, वो पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि कहाँ पे उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, क्या उस पुलिस ऑफिसर की डेजिग्नेशन है और कौन से वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको अरेस्ट किया गया है, कहाँ पे वो अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रहता है, ये सब इन्फॉर्मेशन उसे देनी होगी। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज व्हाट। अब प्रोसीजर क्या होगा जिस उस मजिस्ट्रेट के लिए जहाँ पे वो जो अरेस्ट किया पर्सन है उसको लाया जाएगा। क्लॉज 1 ये कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डीएसपी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस
इफ द पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स, जब वो उनके सामने आता है, तो जो जिनके लिए उन्होंने वारंट इशू किया है, और तो वो उसकी कस्टडी से उसको रिमूव करने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। अब इसका एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ये कहता है प्रोवाइडेड दैट, अगर ऑफेंस जो होता है वो बेलेबल होता है तो उसको वो बेल बॉन्ड देके और मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करके वो मजिस्ट्रेट को डीएसपी और कमिश्नर ऑफ द पुलिस को सेटिस्फाई करके अंदर सेक्शन 73 के अंदर जो है वो देके श्योरिटी वगैरह वो छोड़ सकता है। ठीक है, बॉन्ड वगैरह देके जो भी फॉरवर्ड करके कोर्ट को वो उसको छुड़ा सकता है। ठीक है, जिसके खिलाफ वारंट हुआ है। बट अगर केस जो होता है वो नॉन वेलेबल होता है तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेशन जज के ध्यान, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो सेशन जज है वो सारे की सारे प्रोविजंस सेक्शन 480 को देखते हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेक्शन 80 क्लॉज 2 को देखते हुए वो देखे कि उस पर्सन को बेल पे इशू करना है या नहीं करना है। क्लॉज 2 ये कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। ये कहता है कि सेक्शन 73 के अंडर सबकी पुलिस वाला तो श्योरिटी से सिक्योरिटी लेगा ही लेगा, इन सब की उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बेल तो लेनी ही, जमानत तो उसको लेनी ही पड़ेगी। सारी जो भी वो होती है बेल बॉन्ड की वो सब कुछ उसको वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो जमानत पे छूट पाएगा, नहीं तो वो नहीं छूट पाएगा। अब इतना था आज इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 84 से प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको इतना समझ में आएगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं किसी भी सेक्शंस में जितना मैंने अब तक पढ़ाया है तो आप कमेंट सेक्शंस में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द लीगल माइंड।